नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। बाबा केदार के कपाट खुले हैं, यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। अक्षय तृतीया पर खुले हैं केदारनाथ के कपाट। भोले के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है और फूलों से भोले का दरबार सजा हुआ है। श्रद्धालुओं की कतार पहले ही दिन देखने को मिली। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। केदारनाथ के कपाट सुबह 7 बजे और यमुनोत्री के कपाट सुबह 10:30 बजे खोले गए और दोपहर को 12:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं, जबकि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। इस खास मौके पर पवित्र केदारनाथ धाम के कपाट को 20 क्विंटल फूलों से सुसज्जित किया गया। तो वहीं कपाट खुलने के बाद मंदिर और दर्शन करने आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने पहुंचे थे, तो वहीं हजारों की तादाद में श्रद्धालु केदार नगरी पहुंचे। इस दौरान जय केदारा के जयकारों से केदार नगरी गूंज उठी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 7 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन में, जिसमें आप देख पाएंगे पहले दिन जब बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुले तो भक्तों में कितना उत्साह नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर, अक्षय तृतीया का महत्व बहुत ज्यादा है। देखिए, सनातन धर्म में कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन आप पुण्य करें या पाप, वो अकाट्य होता है, अक्षय होता है, उसे क्षय नहीं किया जा सकता। और अक्षय तृतीया ही वो मुहूर्त होता है जब चार धाम में से 3 धाम के कपाट खुल जाते हैं। तीसरी तस्वीर में आप भक्तों का तांता देख पाएंगे। बाबा केदार की पहली झलक के लिए भक्तों का हुजूम लगा हुआ था। और इस बीच चौथी तस्वीर देखिए, कपाट खुलते ही पहले दर्शन पुष्कर सिंह धामी, सूबे के मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी ने साथ किए हैं। हेलीकॉप्टर से भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई है। श्रद्धालु भक्ति में डूबे थिरकते नजर आए। 20 क्विंटल के करीब फूलों से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सभी धामों को सजाया गया था। लेकिन तस्वीर आपको यहां पर केदारनाथ धाम की दिखा रहे हैं, जिसको 20 क्विंटल फूलों से सुसज्जित किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आप सभी भक्तजनों का चारधाम यात्रा 2024 में हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, भव्यतम दिव्यतम और भक्तों का तांता इतना कि जिस सिमत नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ भोले के भक्त नजर आएंगे। इस यात्रा का पूरे श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को बहुत इसकी प्रतीक्षा रहती है और आज ये शुभ दिन आ गया। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं और सबके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आज से चार धाम यात्रा का आगाज हो गया है।
बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलते हुए नजर आएंगे। हेलीकॉप्टर से इस दौरान जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुले, जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे, उन श्रद्धालुओं के अभिवादन अभिनंदन के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई गई है। 22 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण अभी तक करवा लिया है। केदारनाथ के लिए अगर बात करें तो 7,60,254 पंजीकरण हुए हैं। यमुनोत्री धाम के लिए 3,44,150 रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं। तो वहीं गंगोत्री धाम, गंगा के लिए कहा जाता है गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, यानी कि जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उन मां के कपाट भी खुल चुके हैं। 3,91,812 पंजीकरण गंगोत्री धाम के लिए हुए हैं। बद्रीनाथ के लिए 6,58,486 रजिस्ट्रेशन मिले हैं अभी तक। तो वहीं हेमकुंड साहिब के लिए अभी तक 45,959 पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा केदारनाथ में हर 18,000 तीर्थयात्री दर्शन कर सकेंगे। एक दिन के अंदर दर्शनों की जो संख्या है वो 18,000 नियत की गई है। बद्रीनाथ धाम के लिए ये तादाद 20,000 है। जोशीमठ के करीब बद्रीनाथ धाम पड़ता है, तीर्थयात्री दर्शन कर सकेंगे। तो वहीं गंगोत्री धाम की बात करें तो 11,000 तीर्थयात्री बहुत ऊपर है, क्योंकि 11,000 तीर्थयात्री एक बार में दर्शन कर सकते हैं, एक दिन के अंदर दर्शन कर सकते हैं। बगैर पंजीकरण 4 धाम जाने की अनुमति नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन की पर्ची पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ होना चाहिए और ये मैनुअली लिखा हुआ होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए 8 काउंटर्स हैं। वेबसाइट से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। नंबर है 8394 833833। ये आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो। वापस से मैं इस नंबर को रिपीट कर रही हूँ, 8394 833833। इस नंबर से भी पंजीकरण हो सकता है। टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, बद्री केदार समिति की तरफ से। वो नंबर है 01351364 से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। टूरिस्ट केयर मोबाइल ऐप से भी पंजीकरण हो सकता है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको 4 धाम यात्रा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बाबा केदार के कपाट तो खुल गए, लेकिन पिछली यात्राओं के दौरान कई सारी अव्यवस्थाएं थी। कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन फेक हो रहे थे, तो कहीं पर हेली सेवा में परेशानियां आ रही थी। इस बार उनको डिमोलिश करने के लिए या यूं कहें कि रोकने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं? बिल्कुल पूजा, इस बार विश्व प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज अक्षय तृतीया के दिन खुले। सुबह 7:15 पे करीब करीब बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सपत्नी समेत वहां पे मौजूद रहे। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय भी मौजूद रहे और तमाम जो भोले के भक्त हैं वो वहां पे मौजूद रहे। 3 दिन से, मतलब आज 10 तारीख थी, अक्षय तृतीया थी, और 8 तारीख से ही लोग वहां पे पहुंचना चालू कर दिया था लोगों ने। और आप जिस तरीके से स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लोग वहां पे, लोगों का, भोलों के भक्तों का वहां पे हुजूम बिल्कुल उमड़ा हुआ है। लोग दर्शन के लिए वहां पे पहुंचे हुए हैं और आज से ही केदारनाथ के कपाट खुले, उसके बाद मां गंगा की गंगोत्री के कपाट खुले और मां यमुना के यमुनोत्री के भी कपाट खोल दिए गए। 3 कपाट 4 धाम यात्रा में अभी तक खोल दिए गए हैं और 12 तारीख को भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अगर बात करें व्यवस्थाओं को लेकर के, तो प्रशासन और सरकार दोनों लोग लगे हुए व्यवस्थाओं को लेकर के। पंजीकरण, जिस तरीके से स्क्रीन के माध्यम से बताया गया कि पंजीकरण के लिए सबसे पहले इस मोबाइल नंबर से आप पंजीकरण करा सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी 4 धाम यात्रा करने की इजाजत नहीं है जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। या हेली सेवा अगर आप बुक करते हैं तो IRCTC की ही साइट से आप बुक करें, वरना कई ऐसी साइट्स हैं जो धोखाधड़ी कर रही हैं। सरकार और प्रशासन दोनों का इस बात को लेकर के कहना है कि IRCTC की साइट से ही आप हेली सेवा की बुकिंग कराएं। इसके अलावा अगर बात करें गौरीकुंड, पिछली बार अनुज इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी
कि जो IRCTC की जो साइट है उसी की क्लोन साइट्स डेवलप की गई। हालांकि कुछ चेंजेस उन साइट्स में जरूर थे, लेकिन जो यात्री मान लीजिए तमिलनाडु से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो यात्री आंध्र प्रदेश से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, या अलग अलग राज्यों से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके लिए साइट्स को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। बिल्कुल पूजा, ये एक अहम सवाल है और बड़ा सवाल है। इसी को लेकर के साइबर क्राइम जो एक्सपर्ट है वो जब जो ये साइट IRCTC की साइट चल रही है, साथ ही साथ जहां भी ये डिपार्टमेंट है, क्योंकि गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास पहले डिपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन अब IRCTC के पास है। तो IRCTC और उत्तराखंड की जो साइबर पुलिस है, वो दोनों लोग मिलकर के एक ये पोस्ट एक तैयार कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हो, विज्ञापन के माध्यम से हो, और लगातार सरकार अपना प्रचार प्रसार कर रही है कि ये केवल IRCTC की साइट है, इसी साइट से ही आप रजिस्ट्रेशन कराएं, और जब तक आप उत्तराखंड का लोगो या उत्तराखंड की चीजें उसमें ना देख लें, तब तक आप उसमें रजिस्ट्रेशन या किसी को पैसा नहीं दें। हालांकि क्लोनिंग साइट जरूर है, कई ऐसी साइट्स हैं जो क्लोन करके बनाई जा रही हैं, और आगे भी देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि आज से ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और अभी बहुत से दिन बाकी है चारधाम यात्रा में, क्योंकि नवंबर अक्टूबर में करीब कपाट बंद होते हैं, तो उससे पहले पहले कई ऐसी चीजें देखने को मिलती है, अव्यवस्थाएं देखने को पिछली बार भी मिली थी, लेकिन इस बार सरकार ने चारधाम यात्रा का बजट ही अलग कर दिया है। जब पिछले उसमें विधानसभा सत्र हुआ था, तो उसमें चारधाम यात्रा को एक अलग बजट दिया गया कि इसमें चाहे रोड का मैप हो या हेली सेवा हो या जगह जगह CCTV कैमरे हो या पुलिस की घेराबंदी हो, तो ये तमाम जगह, क्योंकि मुनि की रेती से लगा करके और श्रीनगर, और श्रीनगर से लगा करके रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से लगा करके गौरीकुंड, और गुप्त काशी, और गुप्त काशी से लगा करके गौरीकुंड तक जगह जगह पुलिस व्यवस्था मुहैया रहेगी। कहीं भी ट्रैफिक अगर कोई दिक्कत होती है कि ट्रैफिक ज्यादा है, तो वहीं से ही उसको रोक दिया जाएगा। चूंकि कई ऐसे पड़ाव, अब पहले क्या होता था कि डायरेक्ट ऋषिकेश से इंसान गौरीकुंड पहुंचता था, लेकिन अब जगह जगह पे पड़ाव निश्चित किया गया है कि यहाँ ऋषिकेश से मुनि की रेती से कोई श्रद्धालु अगर जाता है तो उसको पहले श्रीनगर पहुंच करके वहां पे रुकना होगा, श्रीनगर से फिर आगे वो रुद्रप्रयाग रुकेगा, रुद्रप्रयाग से वो गुप्त काशी रुकता है, और गुप्त काशी से वो गौरीकुंड जाएगा। तो ये तमाम जगहों पे रोड की अगर बात करें, PWD सचिव पंकज पांडे से बातचीत, न्यूज इंडिया की जब बातचीत हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे ये बोला कि गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग से लगा करके और गौरीकुंड तक का जो पैच है वो हमने करीब करीब पूरा कर लिया है। गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग की अगर बात करें, तो गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग का भी पैच हम लोगों ने पूरा कर लिया है, करीब 10 से कपाट खुल रहे हैं। तो उसके बाद ये जो रोड है, रोडों का काम पूरा करीब पूरा कर लिया गया है। पेयजल की व्यवस्था की अगर बात करें, तो चारधाम यात्रा की जो रूट है वहां पे पेयजल व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त की गई है। बिल्कुल, देखिए जो अनुज, जो यात्री पैदल यात्रा करते हैं, पैदल ट्रैकिंग करते हैं केदारनाथ धाम तक के लिए, उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है खच्चरों का मनमानी पैसा लेना और प्लस खच्चरों का रखरखाव। मैं ये सवाल आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ, ये सवाल मैं दोहरा रही हूँ। ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बुजुर्गों के लिए भी खच्चर इम्पोर्टेंट होता है, सामान को ऊपर ले जाने के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या जो खच्चरों के मालिक हैं उनकी तरफ से रजिस्ट्रेशन की किसी तरह की व्यवस्था की गई है, और इसके अलावा जो खच्चर ऊपर जा रहे होंगे उनके लिए कैसा रखरखाव है? पहले भी किया था, और इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य सचिव, आपके पशु मंत्री, पशुधन मंत्री और पशु अधिकारी, इन सब तीनों लोगों ने इस बात का जवाब दिया कि इस बार हमने जितने भी वहां पे खच्चर हैं, जितने भी वहां पे खच्चर चलाने वाले लोग हैं, एक निश्चित अमाउंट कर दिया। अगर इससे ज्यादा कोई अमाउंट अगर कोई लेता है, तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर के या वहां से तत्काल जो टोल फ्री नंबर है उस पे आप तत्काल अपनी जो संख्या है वो आप बता सकते हैं, अपनी शिकायत बता सकते हैं, और तत्काल रूप से उसको दूर किया जाएगा। एक खास बात और करी गई है पूजा इस बार, चूंकि राजधानी देहरादून के सचिवालय में चारधाम यात्रा का ही एक पूरी विंग बैठाल के रखी गई है कि अगर चारधाम यात्रा, चूंकि इस बार सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए और मुख्यमंत्री ने यह फैसला तत्काल रूप से लिया कि इस बार जितने भी लोगों, अगर किसी को शिकायत है या कुछ है, और CCTV कैमरे जहां पे ये पूरा डेस्क बनाई गई है वहां पे CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं कि चारधाम यात्रा की
पूरी निगरानी आप वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें खच्चरों की, जिस तरीके से आपने बात करी कि उनका रख रखाव और उनको कैसे आगे जाने के लिए इजाजत दी या उनका कोई रजिस्ट्रेशन, जितने भी खच्चर वहां पे अभी तक ये हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन बकायदा करा लिया गया है। साथ ही साथ खच्चरों के लिए पानी की व्यवस्था हर 15 मिनट, हर 20 मिनट के अंतराल में खच्चरों के लिए पानी की व्यवस्था भी करी गई, गर्म पानी की व्यवस्था करी गई। और जो खच्चरों की लीद है, चूंकि जब चारधाम जब पैदल मार्ग पे चलते हैं तो जो खच्चरों की लीद गिरती है उसको जो सफाई कर्मचारी हैं हर 15 से 20 मिनट में वो सफाई कर्मचारी उसको साफ करके रोड को बिल्कुल क्लीन करेंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे अधिकारियों को बोला है और अधिकारी इस पे अमल भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन सहित रुड़की एआरटीओ ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। एआरटीओ एल्विन रॉक्सी ने जानकारी दी है कि इस यात्रा के दौरान देश के कोने कोने से लोग यहां पहुंचते हैं, जिसको लेकर सभी यात्रियों की सुविधाओं के लिए ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं और हर रोज एआरटीओ कार्यालय से 30 से 40 ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो वहीं एसपी क्राइम पंकज गैरोला ने बताया है कि हरिद्वार जिले के सभी हाईवे पर किसी तरह का जाम ना लगे, उसकी व्यवस्था कर दी गई है। डाइवर्जन्स की व्यवस्था भी की गई है। हमारी ये सारी तैयारी है। हमारे ऑफिस से ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है, जो कि पिछले 15 दिनों से लगातार बन रहे हैं और पब्लिक को पूरी सुविधा देने की पूरे प्रयास हैं। ग्रीन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप, जैसे आप जाएंगे यहाँ से यात्रा के लिए, धाम में जाते हैं, तो किसी भी धाम से पहले आप देखते होंगे कि जगह जगह चेकिंग होती है। तो आप सारे पेपर्स दिखाएंगे, उससे अच्छा है कि ग्रीन कार्ड दिखाएंगे, तो ग्रीन कार्ड में सारी डिटेल्स होती है हर पेपर। और यातायात पुलिस द्वारा जितने भी हमारे फ्लाईओवर्स बने हैं हाईवे पे, उनके नीचे जो सबवे है, उन सबवे पे जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसमें एक्सीडेंट को मिनिमाइज करने के लिए हमने कॉन्वेक्स मिरर सर्विस लेन सबवेज में लगाए हैं। इसके साथ साथ हमने जो तो हमारा हाईवे है, आगामी चारधाम को देखते हुए सभी जो तो वहीं दूसरी तरफ पिरान कलियर हज हाउस में हज यात्रा के लिए चयनित हज यात्रियों का टीकाकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार जिले में हज यात्रियों ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण कराया। साथ ही प्रशिक्षण स्वास्थ्य कर्मियों और हज कर्मचारियों की ओर से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के दस्तावेजों की जाँच की गई। इसके बाद एक एक जिले भर से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का टीकाकरण किया गया। तो वहीं हज समिति के चेयरमैन खतीब अहमद ने मुकद्दस पाक सफ़र पर जाने वाले हज यात्रियों को हज के बारे में बताया और उनको हज के पाक सफ़र की मुबारकबाद भी दी है। उत्तराखंड में नगर निगम और नगर निकाय चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई। निकाय चुनाव में मतदाता सूची में छूटे हुए नामों को दर्ज कराने को लेकर रुड़की तहसील प्रशासन बेहद गंभीर नजर आ रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी ने अपने कार्यालय पर सभी नगर निकाय अधिशासी अधिकारी और राजनीतिक लोगों की बैठक बुलाई। इस दौरान बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मंगलौर, झबरेड़ा, रामपुर, कलियर और इमलीखेड़ा में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के वोट छूटे हैं या मतदाता में कोई बड़ी त्रुटि है, उसे अधिशासी गंभीरता से लेंगे और सूची में सही नाम अंकित कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कई लोगों ने वार्ड के गठन और एक वोट का 2 स्थानों पर नाम दर्ज होने पर आपत्ति भी जाहिर की है, जिसे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने गंभीरता से लेते हुए अधिशासी अधिकारियों को इसके समाधान के सख्त निर्देश भी दिए हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उसकी वोटर लिस्ट हमारी तैयार हो रही थी। तो वोटर लिस्ट तैयारी में जितने भी हमारे इश्यूज़ आ रहे थे, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इश्यूज़ रेज़ कर रहे थे, तो उस संदर्भ में हमने सभी ईओज़, उनके ऑफिस स्टाफ और वहाँ की जितने भी जनप्रतिनिधि थे, सभी पार्टीज़ को ट्राई किया था, उनको बुलाया गया यहाँ पे, उनके इश्यूज़ को सुना गया। काफ़ी यहाँ पे विचार विमर्श हुआ और काफ़ी हमने ट्राई किया है कि कोई भी ऐसा वोटर जो हो, पात्र हो, उसका नाम ज़रूर आए, कोई भी ऐसा वोटर जो अपात्र हो, उसका नाम ना रहे। तो उसके लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं। यहाँ पे डायरेक्टर से भी डायरेक्शंस आई हैं कि थोड़ा जो वोटर लिस्ट में अमेंडमेंट का टाइम लाइन था, वो भी एक्सटेंड किया गया है,
तो मेरी सभी से अपील रहेगी कि कुछ भी अगर किसी को वोटर्स को अपना नाम ऐड करना है इन लिस्ट में, ज़रूर ऐड कर सकते हैं। तो वहीं लक्सर में बाल विकास परियोजना अधिकारी और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति बनी हुई है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने बाल विकास परियोजना अधिकारी सुधा त्रिपाठी के रवैये को लेकर लक्सर एसडीएम का दरवाजा खटखटाया और उन्हें मौखिक रूप से शिकायत दी है। इसके बाद एसडीएम ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसडीएम ने बताया कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपने बाल विकास परियोजना अधिकारी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग की है। अधिकारी और कर्मचारी दोनों को बुलाया है और दोनों तरफ से बातें सुनी जाएंगी। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीएलओ है वो सारी और मोस्टली सीडीपीओ की ही शिकायत कर रही थी वो। तो अभी तो उन्होंने मौखिक रूप से शिकायत की है, तो मैंने सीडीपीओ को फ़ोन भी कर दिया है और सुबह मैंने अपने ऑफिस में बुलाया भी है और 1-2 बीएलओ को भी मैंने बोला है कि आप भी अपना पक्ष रखने के लिए आ जाना और जैसा भी होगा कल हमने बुला ही रखा है, जो भी निर्णय निकलेगा जैसा भी होगा तो उस हिसाब से हम अगली कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार वन विभाग के कर्मचारी अब उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम करेंगे। हरिद्वार वन विभाग के कर्मचारियों का एक दल पहाड़ के लिए रवाना हो गया है। रवानगी से पहले हरिद्वार के डीएफओ वैभव सिंह ने सभी कर्मचारियों को ब्रीफ किया और उन्हें आग बुझाने के काम में लाए जाने वाले फायर उपकरण भी सौंपे। डीएफओ वैभव सिंह ने बताया कि वन कर्मचारियों के साथ टीमों की पौड़ी और टिहरी जिले के जंगलों में तैनाती की जाएगी। हरिद्वार में अभी तक एक भी वनाग्नि का मामला सामने नहीं आया है और भविष्य में आग लगने की सूचना मिलती है तो आग बुझाने के लिए उन्होंने पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। आपको बता दें कि 7 सदस्यीय टीमों में एक टीम महिला वन कर्मियों की भी शामिल है जो जंगलों की आग बुझाने में अहम भूमिका निभाएगी। प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए तो उनके निर्देशों के क्रम में 40 लोगों के एक दल को आज टिहरी और पौड़ी जनपद के लिए यहां से रवाना किया गया है। इन लोगों को सभी उपकरण, फायर ब्लोअर्स, हेलमेट्स, किट्स जो है वो वितरित किए गए हैं और इन लोगों को वहां 2 टीमों में बांटा जाएगा। जो आधी टीम जो है नरेंद्र नगर वन प्रभाग की सकलाना और मानिकनाथ रेंज में कार्य करेंगी और आधी टीम जो है पौड़ी के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ बड़ी मात्रा में वन अग्नि की घटनाएं हो रही हैं उसमें कार्य करेंगे। एक हमने महिला शक्ति के तौर पे एक ऑल विमेंस टीम बनाई है, तो वो भी बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं इसमें और वो 7 महिलाएं हैं और वो भी मतलब अपना योगदान दे रही हैं। ये बहुत एक अच्छा मैसेज है सबके लिए। तो देवभूमि के इस खास बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज़।